ऑडियंस का नाम लेकर और फैन का नाम लेकर फिर से वापस से एक वीडियो अपलोड हुआ एक चैनल पर, जहां पर टैरोट कार्ड रीडर के थ्रू जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उनके सहूलियत बताई जाती है या फिर उनकी कंडीशन बताई जाती है। पर मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो व्लॉगर होते हैं या जो इन्फ्लुएंसर होते हैं जिन पर ये रिव्यू किया जाता है या ये जिस तरह की एक्टिविटी है ये किया जाता है, क्या ये उनके कहने से होता है या फिर उनको पता ही नहीं है कि उनकी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस हो रहा है, वो भी वो चीज़ जो हो चुका है, होने वाला है। और एक सबसे ज्यादा अजीब सवाल तो ये था भाई कि चालू और दीपिका में लड़ाई हो रही है। ये बात किसने बोली? ये तो किसी ने बोली नहीं। ये तो जो कमेंट सेक्शन में है लोग कमेंट करते हैं या फिर पॉडकास्टर्स जो है वो एज्यूम करते हैं कि इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में शेड किया। लड़ाई झगड़े का तो कोई प्रूफ है ही नहीं, तो फिर ये चीजें कैसे उठी यहाँ पर और ये सवाल कैसे आए? तो क्या ये लोग जो है पॉडकास्टर्स को सुनते हैं या उनके कमेंट सेक्शन में जो जिस तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं उसके बेसिस पर अपना कंटेंट बनाते हैं? और इससे भी बड़ी बात तो भाई ये थी जिसको मैं देखकर हैरान हो गई, शॉक्ड हो गई। क्या थी वो बात? चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो 14 मिनट की एक वीडियो बनी है जो कि 1 सेकंड कम था तो कंप्लीट 14 सेकंड की हो जाती, 14 मिनट की हो जाती वो। तो ऑफ कोर्स आप सबको पता ही कि बहुत ही मशहूर टैरो कार्ड रीडर मैडम हैं जिन्होंने कई वीडियो बनाई है मैडम कक्कड़ के ऊपर और उनकी लाइफ के ऊपर और उनकी जो बीमारी है उनके ऊपर, क्या चेंजेस करने हैं, क्या होने वाला है, क्या हुआ है, क्या हो सकता है और किन चीजों को किया है, बताया है और किन चीजों को डिनाई किया। तो लोगों को लगता है कि भाई ये क्या ये PR एक्टिविटी है एक तरीके की, क्या ये रियली में सच होता है कि सारी बातें, या फिर ये मैडम कक्कड़ ने इनको बोला है कि भाई तुम मेरी जिंदगी को इस तरह से डिस्कस करो और मेरे लिए इस तरह से वीडियो बनाओ। क्योंकि हमें जो चैनल ओनर है वो तो हमेशा यही कहते हुए नजर आया है कि ये वीडियो आप इतनी लाइक करो, इतनी शेयर करो कि मैडम तक पहुंच जाए। तो भाई आप क्यों नहीं डायरेक्ट में उनको मेंशन कर लेते? उनके नाम को, उनकी ID को मेंशन करो, वहां पर दोनों जनाब मैडम की ID को मेंशन करो ना, उन तक अपने आप पहुंच जाएगी। क्योंकि मेंशन किए हुए चैनल बहुत जल्दी पता चल जाते हैं। तो मुझे ये चीजें थोड़ी सी समझ में कम आती है, अटपटी कम लगती है। देखो अभी ये हम अगर बात करें सैम दीदी की, तो देखो सैम दीदी से इनकी दोस्ती है मैडम की, जो टैरो कार्ड रीडर मैडम है उनकी दोस्ती है। वो उनके घर भी आती जाती हैं, वो अपनी खुशी से अपनी लाइफ के बारे में पूछती हैं, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सबके बारे में डिस्कस करती हैं, कराती हैं। इवन वो दूसरों को भी बोलते हैं इस चीज़ के लिए जिससे कि इन मैडम का प्रमोशन हो कि भाई किसी को भी अगर ऐसा अपने बारे में जानकारी लेनी है या कुछ कराना है तो आप ये करा सकते हो। तो वो सैम का अलग है हिसाब किताब, उसमें तो कोई दो बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना तो मैडम कक्कड़ का कोई लेना देना दिखाई दिया हमें, जो कि ऑफ कोर्स ना मैडम कक्कड़ के चैनल से और ना ही इनके चैनल से और ना ही चालू का कोई लेना देना दिया। अब तक तो मैडम कक्कड़ को ही लिया जाता था भाई, बीच में उनकी बीमारी, उनका पास्ट, फ्यूचर और इवन पिछले वाले में तो उन्होंने अबेंडन किए हुए बच्चे की, जो कि अभी तक भी सिर्फ एक अफवाह ही कहा जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड कहा जाता है। तो उस पर भी बोल दिया और क्लियरली उसको इन्होंने एकदम से मोहर लगा दी कि नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। उस टाइम भी मैंने पॉडकास्ट बनाया था और मैंने बोला था कि भाई ये इतना श्योरिटी से कैसे इस चीज के लिए बोल सकते हैं। खैर छोड़ो, वो पुरानी बात हो गई है। अभी नई बात क्या निकल कर आई है ऐसा लगता है कि ये भी अपने ही कंटेंट के हिसाब से जो है चीज़ों को चेंज करते हैं, या फिर जो चल रहा है ट्रोलिंग का मामला है या आपस के रिश्ते के मनमुटाव का मामला है या उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है उसके हिसाब से अपना कंटेंट सेट करते हैं या स्क्रिप्ट सेट करते हैं। ऐसे ही फिर से मुझे लग रहा है स्क्रिप्ट सेट हुई है, क्योंकि देखो भाई जो लोग कमेंट सेक्शन में उनको जाकर बोलते हैं वो उनको रेगुलर वॉच करते हैं और जानते हैं मैडम कक्कड़ की आदत कैसी है, चलोप्पी की आदत कैसी है, फनी कैसा है, जनाब कैसे हैं और उनके कंटेंट से हमें क्या देखने को मिल रहा है उसके बिहाफ पर लोग एज्यूम करते हैं चीज़ों को। कई बार वो चीज़ें बिल्कुल सटीक होती हैं, यानी कि निशाने पर चीज़ें लगती हैं और वो करेक्ट भी हो जाती हैं। जैसे कि किस तरीके से शेड करना, किस तरीके से बताना, बातों को घुमा फिरा कर बोलना, उससे अंदाज़ा लग जाता है कि चालूअप्पी शेड कर रही है। हालांकि भाभी की तरफ से, भाभी जी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो तो होगा कहाँ से जब वो व्लॉग ही नहीं बनाती हैं तो होगा कहाँ से, पता कहाँ से चले। बट चालूअप्पी भाई वो अपना कंटेंट बनाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती। और दूसरी बात, उसकी थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट की आदत है जो कि उसी के ही कंटेंट से पता चल गया है, जो कि फनी और बाकी सारे लोग बोलते बतलाते हुए
कई दफ़ा सुनाए गए हैं। जैसे कि जनाब ने बहुत बार बोला है कि ये बहुत लड़ाका है, झगड़ालू है, माँ बेटी की बनती नहीं है, बहुत लड़ाई झगड़े करती हैं, उनकी वजह से पापा को ऊपर रख रखा। तो ये उनके खुद के सगे भाई ने बोल दिया। खुद की अम्मी बोलती हैं कि हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं। फनी बोलता है, बातों बातों में कई बार सामने से बोलता है, कई बार घुमा फिरा के बोलता है, और हमें दिखता भी है इसका नेचर। एंजाइटी होती है, डिप्रेशन हो जाता है, कई बार परेशानी हो जाती है, अपने कंटेंट को लेकर कितना दिमाग इसका कैसे काम करता है। खैर, तो वो सारी चीज़ें ही इनके ही व्लॉग के थ्रू देखने को मिली है, जो ऑडियंस जानती है, ये पॉडकास्टर्स जानते हैं। तो क्या ये जो चैनल वाले हैं दोनों मतलब ये हमारी जो मैडम है जो टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं वो, और जो चैनल ओनर हैं, तो क्या ये पॉडकास्टर्स को फॉलो करते हैं? तो क्या ये रेडिट को फॉलो करते हैं? तो क्या ये कमेंट सेक्शन को फॉलो करते हैं? तो एक और सवाल है मेरा, इतने सारे सवाल पूछ रही हूँ आपसे, आप थक तो नहीं जाओगे भाई साहब? पर जरा जवाब जरूर देना। तो क्या ये उनके कहने पर करते हैं? ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर उनको कोई लेना देना ही नहीं तो फिर भाई साहब आप किसी को 1, 2, 3, 4 वीडियो तक भी ये कैसे अनुमति दे सकते हो कि आप उनकी लाइफ को डिस्कस करो, अच्छा या बुरा, फ्यूचर या पास्ट। खैर, अब इन्होंने डिस्कस करा है तो भैया एज अ रिएक्शनिस्ट रिव्यू चैनल हमारा भी फर्ज बनता है कि उन्होंने जो कहा है वो हम आप तक पहुंचाएं, क्योंकि हर कोई तो नहीं पहुंचाते। और दूसरी बात, ये चैनल ओनर ने कहा ये वीडियो इतनी फैलाओ कि मैडम कक्कड़ तक पहुंच। तो बहुत सारे हमारे चाहने वाले और बहुत सारे हमारे नहीं चाहने वाले, ऐसे क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि जो व्यूज़ मिलते हैं वो आधे चाहने वालों से मिलते हैं, आधे नहीं चाहने वालों से मिलते हैं। आप देखो भाई, ये आप डिसाइड कर लेना। अगर आप बिना चैनल को सब्सक्राइब करे हुए वीडियो देख रहे हो तो फिर मैं क्या समझूंगी, व्हाट इज, क्या आप मुझे चाहते नहीं हो इस, मगर वीडियो देखते हो। और अगर आप सचमुच में मुझे चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो तो फ्री है। और उससे होता क्या है कि जब भी वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। लेकिन देखा जाए तो मेरा ऐसे भी फ़ायदा ही, पूछो कैसे? तो चलिए मैं बताती हूँ। तो मेरा इसलिए फ़ायदा है कि जो नाम आप अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको वो वैसे ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और उनको मेरी वीडियो देखनी है तो वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाकर नाम डालते हैं। जैसे मेरा नाम, जितने लोग नाम डालेंगे उतना ही मेरे नाम का कीवर्ड चलेगा और मेरे चैनल की रीच बढ़ेगी। मेरे क्या, किसी का भी ऐसा ही होता है। तो ये तो हो गया उनके लिए कि भाई जो पसंद भी नहीं करते हैं और फिर भी वो चैनल देखते हैं, और फिर कभी कभी जब उनका मूड कर जाता है तो वो आके कमेंट सेक्शन में अपनी मर्जी के कमेंट लिख देते हैं। लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मेरी वीडियो को बहुत पसंद करते हैं लेकिन फिर भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो ये तो गलत बात है। व्हाट इज, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और बहुत सारे तो इतने अच्छे हैं, प्यारे से, वो वीडियो भी पसंद करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, बहुत प्यारे से अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर भी करते हैं, और उन्होंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है। तो उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 से 3 टॉपिक ही इनको कवर करने थे, तो इसलिए वो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई। जबकि इससे पहले अगर आप वीडियो देखोगे तो वो इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो थी। खैर, ये 14 मिनट की वीडियो है। 14 मिनट की वीडियो में क्या सवाल पूछे गए चैनल ओनर की तरफ से, और टैरो कार्ड रीडिंग जो कर रही थी मैडम, उन्होंने क्या उनका रिप्लाई दिया, क्या सोल्यूशन दिया। सोल्यूशन तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के ऊपर, रेडिट के ऊपर, पॉडकास्टर्स के ऊपर ही बात की जा रही है, या उनके टॉपिक पर, या उनका ये कह लो कि कंटेंट के ऊपर बात की जा रही है। अब जितनी सारी बातें की है, हालांकि वो 14 मिनट की वीडियो है, और आपको तो पता ही है कि मेरा भाई स्टाइल अलग है, तरीका अलग है। क्योंकि अगर मैं सेम जो वो वीडियो में बोल रहे हैं वही मैं बोलूँगी तो वो मेरी ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनको वो सेम वही लगेगा। लेकिन जब मैं अपने स्टाइल में, अपने तरीके से वो सारी बातों को बताती हूँ, अपने POV शामिल करने के बाद, तो फिर वो वीडियो बड़ी हो जाती है। तो इसलिए मुझे पार्ट्स बनाने पड़ते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई मैं तो एक ही, मतलब उनका व्लॉग होता है उसमें मैं 2 पार्ट बना देती हूँ या 3 पार्ट बना देती हूँ। तो वो उसका मेन रीज़न एक्चुअली यही होता है और कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके कंटेंट में ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो ठीक है, इट्स ओके, मैं एक पार्ट में ही कवर कर देती हूँ थोड़ी बड़ी वीडियो कर। लेकिन ज़्यादातर क्योंकि मेरी ऑडियंस को वैसे ही पसंद है, क्योंकि वो शुरू से मुझे वैसे ही सुन रहे हैं। रिव्यू का मतलब क्या होता है? मतलब एक कॉपी पेस्ट करना तो है नहीं कंटेंट को। रिव्यू करने का मतलब होता है जो वो दिखा रहे हैं उस पर मेरे क्या POV हैं। तो बस इसीलिए जब मैं वो सारी चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ तो वो बड़ी हो जाती है। अब ये बात मैं क्यों बता रही हूँ आपको, वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर मुझे नहीं पता कि हो सकता है मैं इसके 2 पार्ट बनाऊँ, और ये भी हो सकता है कि मैं एक ही पार्ट में ख़त्म कर दूँ। तो जो उन्होंने हाईलाइट डाली है, हाईलाइट में एक घर का जिक्र आया कि ये घर उनके लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे एक सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो सारी प्रॉब्लम आ रही है बैक टू बैक, उसमें उनका घर बहुत बड़ी
बड़ी प्रॉब्लम है। और उस पर जो हमारी मैडम है उन्होंने क्या बोला है, मैडम बोले तो यहाँ पे मैडम कक्कड़ नहीं, मैं ये टैरो कार्ड रीडर मैडम की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने क्या जवाब दिया है कि उन्होंने तो सब्र का घूंट पी लिया है। फिर अगला सवाल के चालू का जो जनाब और मैडम के साथ जो रिश्ता है ये वाकई वही रिश्ता है जो दिखता है या फिर कुछ और रिश्ता है, मतलब वही समझ जाओ। अगला सवाल ये था, पहले जैसे रिश्ता है या फिर कुछ खटास हो गई है। तुम्हें कैसे पता, तुम्हें किसने बताया, चालू पी ने बताया या मैडम कक्कड़ ने बताया या पॉडकास्टर्स का कॉपी कर लिया। और यहाँ पे वो यही बार बार अगेन एंड अगेन एक ही बात को बोल रही है कि उसका शुक्र खराब है, और यही बात वो बार बार अगेन एंड अगेन हर वीडियो में बोल रहे हैं। और मेरी कोई एक वाईटी फैमिली मेंबर है, उनको भी शायद इस चीज की थोड़ी सी नॉलेज है, जैसे कि मुझे लगा था उनकी बातों से। तो उन्होंने भी यही कहा था कि अगर उन्होंने बोला है, अंजलि ने बोला है कि उनका शुक्र खराब है, तो एग्जैक्टली वो सही कह रही हैं, क्योंकि उनको भी शायद थोड़ी सी नॉलेज है और शुक्र खराब होने से क्या प्रॉब्लम होती है और उसके सोल्यूशन में भी क्या था, उन्होंने भी वो मुझे उस टाइम पर कमेंट्स में लिखा था। और जाने पहचाने बिना, पूछे बिना, बिना अनुमति के, बिना किसी भी चीज के इन्होंने उस छोटे से 3 साल के, 3.25 साल के बच्चे का भी फ्यूचर देखने की या कार्ड देखने की अनुमति इनको किसने दी कि उन्होंने वो भी देखा कि चलो हम रू बेबी का भी कार्ड देखते हैं कि उसका क्या आया है। भाई ये क्या बदतमीजी है, क्या आपको उसके पेरेंट ने इस बात के लिए अनुमति दी है कि आप उसके कार्ड को सारी दुनिया के सामने रीड करो और उस पर अपनी ओपिनियन। और एक चीज और कि जब से चालू की शादी हुई है 2022 से, तब से मैडम कक्कड़ की ट्रोलिंग शुरू हो गई है। इस पर आपका क्या कहना है अब बताओ, ये किसने कहा भाई साहब, ये किसने बोला है इनको? तो ये सवाल था, उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी मैं आपके साथ बताऊंगी, क्योंकि जस्ट मैं हाईलाइट आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस रेज किए गए हैं। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया भाई साहब, वो बड़ा मजेदार लगा मुझे। सुनूंगी, बताऊंगी, आपके साथ भी शेयर करूंगी। और किसके साथ शेयर करूंगी? आप ही तो हो मेरे प्यारे कुच्चू पुच्चू कुच्चू पुच्चू। और एक लास्ट में जो हाईलाइट में नहीं है, वो सवाल का जो जवाब था ना, ओ माय गॉड भाई साहब। तो पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं एक में ही कवर करूंगी तो आज इसी के लास्ट में बोलूंगी, और अगर मैंने 2 पार्ट बनाए तो हो सकता है वो वाला सवाल मैं लास्ट में लूं, कह नहीं सकते। आज मैं आपको कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन और ज्यादा चीजों में उलझा रही हूँ ना। हाँ, आज मेरा मूड बहुत है आपको उलझाने का। एक तो भाई साहब इन्होंने जब शुरुआत करी तो ये आगे जो है ना 3 वो रखे हुए थे कुछ स्टैचू से, उससे मुझे ना बिल्कुल अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। 3 अलग अलग साइज के थे आउल। अब इनका क्या रोल होता है, इनका इनसे कुछ रिलेटेड है, इनके इस जो ये विद्या है, मुझे नहीं पता भाई साहब, लेकिन उससे मुझे कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे चैनल ओनर ने कहा कि जब जब मैं मैडम कक्कड़ की बातें करता हूँ तब तब मुझे मैडम से, यानी कि ये जो हमारी विद्या वाली मैडम है, इनसे मुझे एकदम सही जवाब मिलते हैं। तो क्या ये सही जवाब लेने के लिए आपको मैडम कक्कड़ ने बोला है, हायर किया हुआ है क्या आपको? तो ये जो चैनल है इस तरीके से, क्या मतलब ये इनको ऐसे अनुमति होती है कि ये किसी के बारे में भी बात कर सकते हैं, किसी के भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उनकी फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, उसमें बिना पूछे बिना मांगे सलाह देना और उस पर डिस्कस करना और ऑडियंस के साथ शेयर करना, क्या ये सही होता है? क्या उनकी अनुमति नहीं चाहिए होती जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, वो भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पर? देखो, अगर हम पॉडकास्टर्स हैं या रिव्यू चैनल हैं या रिएक्शन चैनल हैं, वो उनके जो कंटेंट है उसके बेसिस पर बात करते हैं, बट ये लोग उनके प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट पर बात करते हैं। उनकी आई हुई परेशानियां किस तरीके से होंगी, कैसे निवारण होगा, उस पर बात करते हैं, और क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। या ये भी कह सकते हो कि फ्यूचर प्रेडिक्शन भी है, और जिसके लिए कोई नहीं चाहेगा कि भाई वो सोशल मीडिया पर हमारे बारे में ये बातें बोली जाए। क्योंकि जैसे हमें पता है कि इन्होंने सैम दीदी को बताया था, तो सैम दीदी ने वो किसी के साथ भी रिवील नहीं किया था अनटिल वो उनको वो खुशी नहीं मिल गई थी। तो कि हमने ये पहले वीडियो बनाया था, वो लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया था। हाँ, ये बात तो फैक्ट है, ये जब किसी और पर बनाते हैं तब उनको उतने व्यूज नहीं आते हैं, लेकिन जब जब ये मैडम कक्कड़ पर बनाते हैं तो इनको अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं। तो क्या ये काइंड ऑफ कोलैबोरेशन है? क्या मैडम ने इनको अनुमति दे दी है? क्या मैडम को इस बारे में जानकारी है कि तुम मेरी बीमारी को, मेरे फ्यूचर को, मेरे प्रेजेंट को, मेरे पास्ट को वहां पर डिस्कस करो, तुम मेरे 3 साल के बच्चे को वहां पर चैनल पर उसकी जो है फ्यूचर को डिस्कस करो, उसके बारे में जानो। कहते मैंने पिछली बार कमेंट भी किया था कि ये जो है ना वीडियो को दीपिका कक्कड़ तक पहुंचाओ। अरे भाई, अपना चैनल लेकर खुद चले जाओ ना उनके
अगर किसी ने मना करा है क्या? भाई इतना बड़ा चैनल है और तुम जो दूसरा जो मीडिया चैनल है उस पर भी काम करते हो, पहले भी कई लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, उनके साथ वीडियोस बनाए हैं और ये अपना चैनल लेकर बैठे हुए। कॉल कर लो इनको, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लो, काहे को पब्लिक को परेशान कर रहे हो भाई? वहां पहुंचाओ वहां पहुंचाओ। ये तो तुम अपना उल्लू सीधा कर रहे हो जो तुमने आगे सीधे करके रखे हुए हैं। और ये तो भूल भी गई विद्या वाली मैडम, तो ये कह रही है उसमें क्या था उसमें क्या बताया था मैंने। तब उन्होंने याद दिलाया कि जब से फैजा नाम आया है तब से उनके मतलब प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो इसका मतलब तो ये है कि भैया 8 साल पहले इनकी शादी हुई है, तो 8 साल में उन्होंने जब से नाम चेंज करा है तब से उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है। और पिछला वाला पॉडकास्ट आपने मेरा सुना ही होगा, उसमें इन्होंने ये भी कहा था कि उनको ये नाम नहीं रखना चाहिए, उनको अपना ही नाम रखना चाहिए और अपने पापा का नाम जरूर ऐड कर रखना चाहिए, यानी कि सरनेम। फिर उन्होंने याद दिलाया कि हमने वो पूरी रीडिंग करी थी। वो कहती है हाँ याद आया। तो आपने ये भी बोला था कि उनके घर में शायद कुछ प्रॉब्लम है। आज हम और चेक करेंगे कि घर में कुछ प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, आप मुझे बताइएगा कि क्या सही फील हो रहा है? क्या मैडम यहाँ से इस जी के जंजाल से, इस 5 BHK से अपनी सास को, अपने ससुर को और ऑफ कोर्स अपने नान को, देवर को लेकर निकल कर जाना चाहती हैं? तो क्या उन्होंने ही ये सारी प्लानिंग करी है या उन्होंने ये कहा है कि घर को बार बार डिस्कस करो ताकि मैं यहाँ से छोड़कर कहीं और चली जाऊँ और चालू की नेगेटिविटी से मैं दूर रहूँ? क्योंकि भाई साहब जब से चालू और फनी का एकजुट होना हुआ है, यानी कि वो इनके घर में आया है, मैडम का तो भाई साहब बंटाधारी हो गया है। इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हुए हैं डायरी में जहां से वो पॉइंट उठा के पूछ रहे हैं। और फिर उन्होंने फिर से वापस से बीमारी के ऊपर बात ले आए हैं कि उनके 2 सेशन हो चुके हैं इसी अभी 1 महीने के बीच में, 2 महीने के बीच में जो मैडम की इम्यूनोथेरेपी हुई है उसके बारे में ये लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इवन इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि ये क्या होता है, क्यों होता है, इसको किस तरह से किया जाता है और किस लिए किया जाता है और उससे क्या फ़ायदा होता है और प्लस उसकी क्या प्राइस आती है। तो क्या ये मैडम ने ही इनको बताया है? क्या मैडम चाहेंगी कि उनकी इस वाली चीज़ के बारे में वो अपने चैनल पर ना बताकर, वो अपने मलाई वाले चैनल यानी कि अपने जनाब वाले चैनल पर ना बताकर इनको वो मलाई लेने दें, या इनको वो अनुमति दे रही हैं इस चीज़ की कि तुम डिस्कस करो और तुम बताओ कि इतना पैसा लगता है? सोचो अगर हर महीने इतना पैसा लग रहा है तो फिर भी ये लोग इतना व्लॉग को इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं? भाई देखो अब तो आज की डेट में और कोई काम ही नहीं है, और जब काम नहीं है तो फिर उनके पास ले देकर एक व्लॉगिंग रह जाती है। और ऐसी बात नहीं है कि जितने व्यूज़ आ रहे हैं उससे उनको अर्निंग नहीं होगी। भैया जिसके 60, 70, 80 हज़ार रुपये आ रहे हैं उनकी भी अच्छी खासी लाइफ चल जाती है। मतलब अगर आप कोई और जॉब नहीं कर रहे हो तो घर का अच्छा चल जाता है। लेकिन इनके तो लाखों में आते हैं व्यूज़ और लाखों में चल रहे हैं। 6-7 लाख अगर आ रहे हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और अगर अल्टरनेट डे पर डालेंगे तो अच्छी खासी अर्निंग होगी, और वो भी जब आपका बीमारी में इतना पैसा लग रहा है। तो क्यों नहीं ये व्लॉगिंग कर रहे? काहे चुपचाप बैठे हैं भाई घर पर? कुछ और प्रोजेक्ट भी नहीं चल रहे कि चलो भाई जनाब का, मैडम का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें बिजी हैं, उसमें आ नहीं रहे, या मैडम का बिजनेस इतना अच्छा चल रहा हो कि भाई मैडम को अभी ये व्लॉगिंग से थोड़ा ब्रेक लेना पड़ रहा है और उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छी अर्निंग हो रही है। और वो कहते हैं कि इम्यूनोथेरेपी इन्फ्यूजन की, मुझे नहीं पता वो क्या होता है, इनको नहीं पता, लेकिन जो ये मैडम है विद्या वाली मैडम, इनको पता है, इन्होंने बता दिया सब कुछ। तो वो क्या कहती है, इम्यूनोथेरेपी इन्फ्यूजन कुछ नहीं होता, बस वो इनकी थेरेपी चल रही है। तो आपके जो टी सेल्स हैं वो कि आपकी बॉडी के जो टी सेल्स हैं वो आपके कैंसर सेल्स को मार सकते हैं। और वहीं वो बता रही है कि जब हम कीमोथेरेपी लेते हैं तो कीमोथेरेपी में वो आप टी सेल्स खराब हो जाते हैं, और लेकिन इम्यूनो में वो ऐसा नहीं होता। जो इम्यूनोथेरेपी होती है वो एक बेटा थेरेपी होती है। जबकि मैडम ने ये कहा है कि हमें उतनी ज्यादा डीप की, इतनी ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि हल्के में ही काम हमारा हो जाएगा, और इसलिए हमारे लिए ये वाला बेहतर है। अब मुझे नहीं पता भैया इनको कितनी नॉलेज है और मैडम को कितनी नॉलेज है, डॉक्टर ने उनको कितना बताया है और इन्होंने कितना जाना है, और ये किस हिसाब से बता रहे हैं और मैडम किस हिसाब से बता रहे हैं। और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि एक टाइम की थेरेपी का वो 2.5 लाख रुपए लगता है। सॉरी 2.5 से 3 लाख रुपए लगता है। अब सोचो, मैं तो 1.5 लाख रुपए समझ रही थी, तो 2.5 से 3 लाख रुपए अगर एक थेरेपी का लगता है और वो हर महीने थेरेपी ले रहे हैं तो चलो मिनिमम
मिनिमम मानो कि ये 2.5 से 3 बता रहे हैं तो चलो हम 2.5 ही मानकर चलते हैं। 2.5 लाख रुपए अगर हर महीने इस थेरेपी के लिए जा रहे हैं, यानी कि वो तो ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। फिर अलग से आपको जो भी दवाइयाँ हैं, आना जाना है, घर के खर्चे हैं, लेना देना है, 2-2 3-3 घर जो पालने हैं, अपनी मम्मी का घर, अपनी अम्मी का घर, अपने जो इनके फादर है, इनका सबका ये है, और व्लॉगिंग ये कर नहीं रहे हैं, तो भैया इनका चल क्या रहा है। और वहीं ये बताती हैं, हमारी विद्या वाली मैडम बताती हैं कि जबकि आप कीमोथेरेपी में 70 से 80 हजार रुपए लगते हैं, मतलब वो वाली जो थेरेपी है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इवन मैं तो ये कहूँगी भैया कई गुना ज़्यादा कॉस्टली है। अगर 70 से 80 हजार रुपए लगते हैं और उसमें वो 2.5 से 3 लाख रुपए लगते हैं, तो ये इनको नॉलेज कहाँ से आई? तो क्या ये इनको मैडम ने बताया है? क्या ये गूगल कर आई हैं? क्या इनको एक्चुअली मतलब पता है? मैडम ने तो ये आज तक कभी खोला ही नहीं है कि इस थेरेपी में क्या चार्जेस लगते हैं। लोग एज्यूम करते रहते हैं कि भाई इन्होंने क्या अपना इंश्योरेंस लिया हुआ है, इतना महंगा ट्रीटमेंट है, इतने बड़े हॉस्पिटल में हो रहा है। लोग सिर्फ एज्यूम करते रहते हैं, बताते वो नहीं है कुछ भी। लेकिन ये अब इन मैडम ने बताया है कि भाई वो तो 2.5 से 3 लाख रुपए एक सेशन के लगते हैं। तो जिस तरीके से वो दोनों मियाँ बीवी वहाँ पर हॉस्पिटल के बारे में बताते हैं, दिखाते हैं, मानो ऐसे जैसे प्रमोशन कर रहे हो, मानो ऐसे एक एक चीज़ का, वही वहाँ का बुफे सिस्टम दिखाएंगे, खाने का सिस्टम दिखाएंगे, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग ले जाने के लिए आपको बीच में शटल जाती है या जो भी उन्होंने लगा रखा है कन्वेंस वो लग रहा है, फिर वहाँ जाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर कमरा, फिर ये वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको भाई साहब वो ट्रीटमेंट वहाँ पर फ्री में मिल जाता हो, क्योंकि बड़े व्लॉगर हैं, व्यूज़ आते हैं, तो चलो प्रमोट करा लेंगे। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ट्रीटमेंट कम और प्रमोशन कराने के लिए ज़्यादा गए हों। तो बतानी है कि ये वही थेरेपी है जो टी सेल्स को मारती नहीं। इसके लिए ये वाली ट्रीटमेंट जो है ये महंगा होता है, और ये ट्रीटमेंट जो है वो मैडम कक्कड़ का चल रहा है, क्योंकि कीमोथेरेपी जो होती है उसमें ये सारे टी सेल्स खत्म हो जाते हैं। तो फिर आपकी बॉडी को कैसे फाइट करेगी, उसको फाइट करने का कैसे ताकत मिलेगी? तो वो बता रही हैं कि ये ज्यादा बेहतर है इन्फ्यूजन, मतलब शी हैज टेकन, कि वो जो ना इसको हफ्ते हफ्ते भर में लेते हैं। लेकिन फिर ये जो चैनल ओनर है इन्होंने कहा नहीं वो तो पिछले महीने लिया था और इस महीने के लास्ट में लिया था, यानी कि हर महीने लिया जा रहा। इनको इतना अच्छे से पता है कि जुलाई में ली थी और जून में ली थी, मतलब बराबर फॉलो कर रहे हैं। तो भाई साहब अपना चैनल खुद क्यों नहीं लेकर चले जाते हो वहाँ पर अपनी वीडियो को? मतलब ऑडियंस से कह रहे मेरी वीडियो वहाँ पहुंचा, वीडियो भैया ऑडियंस धक्का मारो और वहाँ तक घसीट के ले जाओ इनकी वीडियो को। जून के एंड में ली थी? हाँ मैडम जून के एंड में ली थी। फिर जुलाई में कभी ली? तो वो बताते जुलाई के एंड में ली थी। अच्छा। तो कहती है महीने में एक ले रहे हैं ना? कहते हाँ, तो फिर तो इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मतलब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो महीने में अगर एक थेरेपी ले रहे हैं तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। चलो भैया, इनकी तरफ से एक और जानकारी मिली कि मैडम की जो प्रॉब्लम है वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और मैडम ये हम नहीं बोल रहे ना, ये तो जो आपका भविष्य, भूत और जो वर्तमान है वो बता रहे हैं ना, हम तो उनकी बात कर रहे हैं। और फिर मैडम को ध्यान आया नहीं, ये मोस्टली ना 15 दिन में एक बार होता है मोस्टली तो, लेकिन अगर वो ले रहे हैं महीने में एक बार तो ठीक है। मतलब यहाँ भी आप ये समझ लो कि इतनी प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगला आ गया है कि भाई उन्होंने ये भी बताया है कि उनके ससुर को भी ब्रेन हेमरेज हो गया है, और जो विद्या वाली दीदी है वो कर रही है, समझ में आया आपको? ओहो हो, बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। तो मैडम वो ना बेचारी कक्कड़ मैडम जो है उनकी फैमिली पूरी ना बड़ी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। आप सलूशन बताइए। और मैम अभी ना फैंस ने कुछ क्वेश्चन भी भेजे हैं, तो वो हम क्वेश्चन लेंगे। वो फैन के क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, क्योंकि फैन तो ज़्यादा इनको कमेंट कर ही नहीं रहे हैं। ये तो पॉडकास्टर्स के सवाल होते हैं, पॉडकास्टर सवाल उठाते हैं एक्चुअली, और पॉडकास्टर्स को सुनकर कुछ जो सब्सक्राइबर होते हैं वो जाकर कमेंट भी करते हैं इन लोगों को। तो ये कमेंट पर नज़र रखे हुए हैं और पॉडकास्टर्स पर नज़र रखे हुए हैं। और यस, एक एप्लीकेशन है रेडिट, उस पर भी नज़र रखे हुए हैं, जहाँ पर अच्छे खासे से तरीके से हर एक चीज़ को वहाँ पर डिस्कस किया जाता है इन लोगों को। और फिर वो सवाल आता है कि चालू जो इनकी ननद है, बनती नहीं है उनके बीच में शायद अब काफ़ी झगड़े होने लगे हैं। ये किसने कहा भैया जी आपको? चालू और मैडम के बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे हैं। भैया ये बात बोली किसने और प्रूफ किसने किया? ये बात झगड़े होने लगे हैं ये तो कोई भी पॉडकास्टर्स नहीं बोलते। झगड़े होने लगे ये तो कहीं पर पोस्ट भी नहीं होता। हाँ, ये जरूर होता है कि ये चालू अपनी अपनी भाभी को शेड करती है, हर तरीके से उसको नीचे दिखाने की कोशिश करती है, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उसको दिखाने के लिए अलग चीजें करती है। तो ये विद्या वाली मैडम कहती है नहीं मेरे को लगता तो नहीं ऐसे कि दीपिका ऐसे झगड़ा करेगी। हाँ, तो ये तो भाई पॉडकास्ट किसकी तरफ से बन रहा है? सॉरी, ये जो टैरो कार्ड रीडिंग जो हो रही है ये किसकी तरफ से हो रहा है?
ये तो मैडम की तरफ से हो रहा है। तो मैडम ही तो हैं जो झगड़ा बिल्कुल नहीं करेंगी, जिन पर इनको पूरा विश्वास है। लेकिन क्या चालू पर इनको विश्वास नहीं है? मैम पता नहीं, वही ना फैंस कह रहे हैं। चलो एक बार हम कार्ड्स और देख लेते हैं। तो चल ठीक है, चलो कार्ड देखते हैं। अब ये कार्ड देखकर ये बताएंगी कि एक्चुअली उनके दोनों के झगड़े होते हैं क्या नहीं होते हैं। क्या दीपिका झगड़ा करती है या चालू झगड़ा करती है? तो दोस्तों आज ये वीडियो मैडम कक्कड़ के लिए होने वाली है। उनकी जो प्रॉब्लम चल रही है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, उनकी बिना अनुमति के। और प्रॉब्लम उनकी है लेकिन सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं अपने इन विद्या वाली मैडम के साथ मिलकर। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। आप आए और आप ये हमें बताएंगे कि मैडम कक्कड़ की जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या थी और कैसे हम उनका सोल्यूशन बताएंगे। मैडम कक्कड़ तक वीडियो पहुंची है या नहीं पहुंची, लेकिन हम सोल्यूशन अपने चैनल पर बनाएंगे बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर मैडम कक्कड़ का बर्थ डेट लेकर आया हूँ जो कि 6 अगस्त है 1986। पहली बात तो मुझे इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि 1986 कैसे हो सकता है भाई साहब, जो क्योंकि ये तो गूगल पे लिखा है, यानी कि उनकी बायो में लिखा है, और जो बायो में लिखा है वो तो मैनिपुलेटेड है भाई साहब। और जो चालू है उनकी ननद है वो है 23 दिसंबर 1993। तो इस हिसाब से देखा जाए तो चालू अप्पी 7 साल 4 महीने और 17 दिन छोटी है अपनी भाभी से। और अगर मैं चालू अप्पी की एज को देखूं भाई साहब, ठीक है, जैसे कि हमें लग रहा है इनके यहाँ पे कुछ ज्यादा खास शौक नहीं है छोटे ही बच्चों को, मतलब सही एज के बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने का, तो मुझे ऐसा दिखता नहीं है। क्योंकि इनका तो ये हालत ऐसा ही है भाई साहब, अच्छी खासी उम्र खींच कर ही ये शादी करते हैं और अच्छी खासी उम्र खींच कर ही ये लोग स्कूल में एडमिशन कराते हैं। जैसे कि अभी तक रू बेबी का नहीं हुआ है, पिज़्ज़ा पीछे चल रही है, नान पीछे चल रहा है, जबकि देखा जाए तो सारा नान से छोटी है और वो उससे पहले ही 12th पास कर चुकी है। इवन उसका 1 साल ड्रॉप करने के बाद उसका कॉलेज भी शुरू हो गया है। तो उस लिहाज से अगर मैं इसकी डेट ऑफ बर्थ को सही समझूं चालू अप्पी की, तो कायदे में अगर इसने 1 साल भी मिस नहीं किया है या रिपीट नहीं किया है तो 2011 में इसको 12th में होना चाहिए था। और 2014 में 13 में ये लोग यहाँ पर आ गए थे और उस टाइम ये पढ़ाई छोड़ चुकी थी, यानी कि ड्रॉप आउट थी ये। और अगर सही एज में थी तो आपको लगता है कि ये मतलब सही एज में इन्होंने एडमिशन कराया होगा। बड़ी झोल झाल है भाई साहब इनकी डेट ऑफ बर्थ और ईयर के साथ। बर्थ के साथ तो मंथ के साथ तो नहीं पता, लेकिन ईयर के साथ बड़ा झोल झाल है भाई। अपनी एज से कम दिखाना है भाई साहब इन सबको। पिज्जा को देख लो 2005 की दे रखी है, पर मुझे डाउट है कि 2005 की नहीं होगी उसकी। नान की भी एज कम बता रखी है, जब नान की भी कम है तो पिज्जा की भी खराब ही होगी एज, जो मतलब बर्थ ईयर है उसका। और फिर हमारी विद्या वाली मैडम बोलती हैं कि मैडम का जो 6 अगस्त 1986 है तो उनका शुक्र बहुत ही खराब है। और शुक्र जो है वो ऑल्सो एक मेन ग्रह होता है। ये बात तो ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे एक वाईटी फैमिली मेंबर थे, उन्होंने भी यही सारी चीज़ें बोली थी और उन्होंने भी एक्चुअली उस बात से अग्री किया था कि ये जो बोल रहे हैं उनके पापा के रिगार्डिंग, तो उनको वो करना चाहिए। एक्चुअली उसमें पापा का रोल बहुत बड़ा है, उन्होंने तो पापा को अबेंडन करके रख रखा है। अरे और कुछ ना सही तो कम से कम इसीलिए ही सही कि जो तुम्हारे पर ये परेशानी मुसीबत आ रही है उसको इस्लामिक तौर पर देखा जाए तो अगर तुम अपने माँ बाप के साथ गलत करते हो तो भी तुम्हें इस दुनिया में ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि जिसने अपने माँ बाप की नहीं करी दुनिया में उसका कोई सगा नहीं है और कोई उसका भला नहीं कर सकता जिसने अपने माँ बाप के साथ अच्छा नहीं किया हो। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये सारी चीज़ें देख लो, नहीं तो दुनिया के इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख लो। और चलो उसको भी छोड़ो, अगर तुम किसी भी धर्म को मान रहे हो या ये जो टैरो कार्ड रीडर जो मैम बता रही हैं, कम से कम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो कि भाई साहब तुमने अपने पापा के साथ क्या कर रखा है। चलो मम्मी को रख लिया है, चलो बहुत बड़ा एहसान, मुझे नहीं पता कि उनको कितने अच्छे तरीके से रखती हैं। हम तो बस यही देखते रहते हैं कि बेचारी वो अपनी ड्यूटी निभाती रहती हैं। हो सकता है वो अपने खुशी से दिल से करती हों कि भाई मेरी तबीयत भी ख़राब है फिर भी मैं अपना टाइम पास करूँगी, अपने नाती के साथ खेलूँगी तो मैं थोड़ा सही रहूँगी, फिट रहूँगी। पुराने लोगों की थोड़ी सी रहती भी है बात कि नहीं अगर हम ये बिल्कुल ही लेट जाएंगे या बिल्कुल रेस्ट पर चले जाएंगे तो बिल्कुल हमारी बॉडी जवाब दे देगी। ये सही भी है, अपना हाथ पैर चलते रहना चाहिए। बट यस, जब उनकी तबीयत ख़राब हो तो उनको भी वैसा ही मिलना चाहिए जो एक्चुअली एक माँ को मिलता है। तबीयत ख़राब में भी वो लगी रहती हैं, करती रहती हैं। हमें दिखता नहीं मैडम की तरफ से कोई भी एफर्ट, जैसे अपनी सास को हमेशा प्रेस करती रहती थी। तो चलो मम्मी के लिए तो फिर भी ये रहता है, एक तसल्ली रहती है कि चलो वो अब इनके पास रह रही हैं, भले ही
इससे भी मैडम को ही फ़ायदा हो। लेकिन पापा वो बेचारे अकेले रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, कहने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। पता नहीं ढंग से खाने पीने को सब कुछ होता है कि नहीं होता। सुनने में तो ये आया था कि भाई कोई उनकी हाउस हेल्प है जो उनका खाना पीना सब कुछ बनाती है, सारे काम करती है। तो क्या एक फैमिली की तरह से वो उनका अकेलापन, उनकी उदासी, उनकी परेशानी को भी दूर कर सकते हैं। हारी बीमारी में अपना कोई सगे का पास होना ही बहुत बड़ी बात होती है। दिन के 2-4 घंटे भी अगर वो रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर आ जाएं, अपनी नाती के साथ खेलें, अपनी बेटी के साथ मिलें और चले जाएं, तो भी इंसान को थोड़ी सी तसल्ली रहती है कि रोज पर डे तो कम से कम वो मिल ही रहे हैं, दिन में एक दफ़ा बात हो जाए। पर ऐसा लगता नहीं है कि अगर हुआ होगा तो ऐसा होगा कि हमारी नज़र में वो सारी बातें नहीं आई हों। तो इन्होंने पापा को इसलिए छोड़ रखा है, तो कम से कम और कुछ नहीं तो यही सोच लो कि भाई आपको लोग इस बात की राय भी दे रहे हैं जो कि आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी सब जगह से फ़ायदा देगा, और आपको इंसानियत के तौर पर भी और आपकी बीमारी के तौर पर भी आपको फ़ायदा देगा। आपके पापा के साथ आपका अच्छा बिहेव होना, उनका ख्याल रखना। पर मैडम का इस तरफ ऐसा जाता नहीं है। ऐसा क्या ही गुनाह कर दिया, ऐसे कितनी बड़ी गुनाह कर दिया उनके पापा ने कि इतना ख़राब रिश्ता है। मतलब एक बाप बेटी का, चलो उनका जो भी कुछ ट्रॉमा रहा होगा, कभी बचपन में रहा होगा, तो क्या कब तक बदला निकालेंगी भाई। अब तक माफ़ नहीं करा, शादी में आ गए, दूसरी शादी कर ली, उसमें भी चले गए, बच्चे हो गए तब भी आ जाते थे। अब तक व्लॉगिंग चल रही थी तब भी लोगों को दिखाने के लिए सही बुला ले या कहते थे माय डियर सन इन लॉ। लेकिन भाई साहब अब तो ऐसे गायब कर रखा है 2 साल से। भाई साहब 2 साल से तो बिल्कुल नहीं आए वो। घर का कोई फंक्शन आया हो चला गया हो, कोई दुख आया हो चला गया हो। यहाँ तक कि उनके समधी को इतनी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हुई, 1 महीना हॉस्पिटल रहे, पापा जी का नाम और निशान नहीं था। भाई साहब पता नहीं ऐसे बेचारों ने कौन सा गुनाह कर दिया है, या बच्चों ने ऐसी कौन सी इतनी बड़ी गलती करी है जिसके लिए वो इनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। भाई हो सकता है कि हम ये कह रहे हैं कि मैडम ने ऐसा कर दिया, हो सकता है मैडम ने एक्चुअली कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ रहे हो और वो इनसे गुस्सा हो, और वो इनसे गुस्सा हो तब भी ये क्यों नहीं मनाने के लिए जा रहे हो, और इन्होंने गलत करा है और उसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ रहे तब भी इनको मनाना। तो देखो दोनों हाल में इनको ही चाहिए। तो ये कहती हैं, विद्या वाली दीदी कहती हैं कि इसका शुक्र बहुत खराब है, और शुक्र ऑल्सो एक मेन ग्रह होता है कैंसर के लिए। और बल्कि इन्होंने ये भी कहा है कि जब हम ये बोलते हैं कि इंसान को जब कैंसर होता है तो हम उसको बोलते हैं कि डायमंड जरा भी मत पहनो, डायमंड आपको उतार देना होता है। मुझे नहीं पता कि मैडम आजकल वो अपनी अंगूठियां पहनती हैं कि नहीं पहनती हैं, जो शादी के टाइम से, शादी से पहले उसे वो पहनती रही, नोज में कान में भी वो डायमंड के ही पहनती हैं। तो यहाँ पे ये दीदी बताती हैं, हमें विद्या वाली मैडम बताती हैं कि क्योंकि इसका जो है अगस्त 1986 है, तो इसका 30 साल के बाद ही इसका शुक्र खराब हो गया। ये 30 साल के बाद ये काफी कंट्रोवर्सी से घिरी रही। 30 साल के बाद, यानी कि अगर अब इन्होंने 40वां बर्थडे मनाया है तो समझो अब से 10 साल पहले, 10 साल पहले कौन सी कंट्रोवर्सी चल रही थी, अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो और समझ जाओ। लाइफ में सबने इनको बुरा भला बोला, गॉसिप होता रहा इनके लिए। गॉसिप नहीं था, वो सच्चाई थी। वो एक शादी तोड़कर आई थी, तुम ये तुम वो, अच्छा जी बस यही तो थे, बस एक इन्होंने कोई गलती नहीं करी थी। तो वही कहती हैं कि इनकी लाइफ में 6 नंबर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि इनका शुक्र है, तो इस वजह से इनके साथ ये सारी चीजें चलती रहती हैं। अब यहाँ से भाई साहब ये घुमा फिरा के बात को ये ले आई हैं हमारे पीएम के ऊपर। मतलब क्या आपको उन्होंने ये इजाजत दे दी है कि तुम मेरा भी यहाँ पर टैरो कार्ड रीडिंग पढ़कर, ये रीडिंग करके मेरा जो है भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताओ। कैसे भाई, कैसे कर लेते हैं लोग। तो वो उनको भी बता रही हैं कि उनको दान करना चाहिए, देवी की स्तुति करनी चाहिए, ये खिलाना चाहिए, वो खिलाना चाहिए, देवी का पाठ करना चाहिए, माँ चंडी का पाठ करना चाहिए, और यही सारी चीजें मैडम कक्कड़ को भी करनी चाहिए। ना मैं नहीं कह रही है, हाँ कैसे कर लेंगी वो तो भैया इस्लाम धर्म में आ गई, वो तो मुमानी जान बन गई हैं। और दूसरी बात ये मैं नहीं कह रही, ना ये तो ये वाली विद्या वाली मैडम कह रही हैं। और फिर अगला सवाल उन्होंने पूछा कि आप चालू के बारे में क्या कहना चाहेंगे। 23 दिसंबर 1993 में वो पैदा हुई थी, और वो मैं आपके साथ पार्ट 2 में बताऊंगी। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय कीजिए। हाँ घुमा फिरा के थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बट इट्स ओके। मुझे पता था कि इतना तो हो ही जाएगा, इसलिए मैंने बोला था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने हाफ पोर्शन कवर कर लिया है, हाफ पोर्शन हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, तब तक आप इसको एंजॉय करो। और हाँ, मैडम के पापा के बारे में जो मैंने बोला है उस पर आपका क्या कहना, आपकी क्या राय है, क्या हुआ है, क्या मैडम की तरफ से गलती हुई है या उनके पापा की तरफ से गलती हुई है, मैडम खफा है या उनके पापा खफा हैं। जो भी खफा हो, ऐसे में अगर वो वहाँ पर अकेले रह रहे हैं, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है और वो बुजुर्ग हैं, बिल्कुल अलग रहते हैं, उस पर आपके क्या
विचार हैं वो आप अपने कमेंट बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।